नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। शुक्रवार को रुड़की के भगवानपुर देहरादून मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जाम में शाकुंभरी के दर्शन करने जा रहे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक 1 घंटे तक फंसे रहे। जाम खुलवाने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खोला जा सका। तो यूं तो आम जनता रोजाना ही जाम में फंसती है, कभी कभी नेताओं के फंसने की भी खबरें आती हैं। मदन कौशिक 1 घंटे जो है वो फंसे रह गए। काफी मशक्कत के बाद जो है जाम खुला। प्रशासन के इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि किसी को भी, आम जनता हो या फिर कोई नेता, किसी को भी जाम में ना फंसना पड़े। यहाँ पर एक तरह से बड़ी लापरवाही जो है वो मिसमैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो हम रोड का जिक्र करें या ट्रैफिक पुलिस के ना होने का जिक्र करें या फिर लोगों के बेतरतीब गाड़ी चलाने का जिक्र करें। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जाम लग जाए। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी संस्थाओं में लगने वाली आग पर कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 11 फरवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल खटीमा के विनोद ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि राज्य के कई सरकारी दफ्तरों में फायर सुविधा नहीं है, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जनता के सामने जाएंगे और जनता को सरकार और विधायकों का काम यानी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। मतलब कि विधायकों ने क्या क्या काम किया ये खुद सीएम देखेंगे, जिससे चुनाव से पहले काम में कोई कमी न रह जाए। सरकार के 5 साल पूरे होने में अभी 2 साल का वक्त है, पर 3 साल के कार्यकाल में विधायकों और सरकार ने क्या काम किए ये खुद जनता को मुख्यमंत्री बताएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद हर विधायक के क्षेत्र में जाकर जनता से मिलेंगे और अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। तो मैं समझता हूं कि अपने कार्यों के बल पर सरकार जनता के बीच में जाएगी और हम जनता को बताएंगे हर विधानसभा के अनुसार कि आपके विधायक ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, वो हम सबको बताएंगे। 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए। सूबे की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ। अब 2022 का चुनाव जीतने और जिताने का सबसे ज्यादा दबाव भी सीएम पर ही है। यानी सत्ता का सिंहासन दोबारा तभी मिलेगा जब विधायक फिर से जीत कर आएंगे, और विधायक तभी जीत पाएंगे जब वो क्षेत्र में काम करेंगे। कि 70 की 70 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कई बार जो है क्षेत्र भ्रमण हो गया है और आगे भी होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो 3 साल में विकास के कार्य हैं जो जनता को बताने की आवश्यकता, और बता भी रहे हैं सब लोग। एक तरफ जहां कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वहीं बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अपने विधायकों को जनता की अदालत में भी पास कराना चाहते हैं, जिससे सूबे में फिर एक बार 2022 में भगवा लहराए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर रामनगर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सीए के समर्थन में रैली कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे सीए कानून मुसलमानों और संविधान के खिलाफ नहीं है। विपक्षी दल लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सीए कानून से किसी धर्म विशेष को दिक्कत नहीं होगी। इस मौके पर सीएम ने राजीव गांधी के फैसले को याद कर कांग्रेस पर तीखा वार किया। आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट से जीतने वाली 3 तलाक पीड़िता शाहबानो का हक राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर छीन लिया था, क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों को सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक पर फैसला मंजूर नहीं था। इसी वजह से सरकार ने कानून बना दिया। जिसको मुस्लिम देशों ने ठुकरा दिया है उसको उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। उसके लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई कमजोर आदमी ही कर सकता है। जिसको मुस्लिम देशों ने ठुकरा दिया है उसको उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। उसके लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई कमजोर आदमी ही कर सकता है। जिसको सीएम के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बल्कि विपक्ष के ज्यादातर जो दल थे जो सीए के समर्थन में नहीं है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के निशाने पर थे। उन्होंने विरोध करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया। साथ ही कहा, अब जनता सीए के प्रति जागरूक हो रही है। इससे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए के खिलाफ कुछ लोग डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस कानून से किसी भी नागरिक का हक मारा नहीं जाएगा, ये कहा। उधर सीएम के विवादित बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया की जुबान से निकले शब्दों पर कांग्रेस मंथन करेगी। जिस व्यक्ति ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए
अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ऐसी जो है टिप्पणी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो मैं समझता हूँ इससे घटिया कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। जबकि रामनगर में ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीए के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा भी किया उन्होंने, ताकि लोगों को सीए के प्रति जागरूक किया जा सके। आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी को मैदान में उतरकर सफाई देनी पड़ रही है और लोगों को बताना पड़ रहा है कि सीएए के बारे में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कांग्रेस और विपक्ष द्वारा, ये गलतफहमी न फैलाएं और हम लोगों के बीच में दरार न डालें, खाई न डालें। इस नाते से सीएए की रैलियां देश भर में निकाली जा रही हैं और इस समय भी सब जगह हमारे उत्तराखंड में भी रैलियां निकल रही है। हरिद्वार में लिटरेचर फेस्टिवल में मशहूर फिल्म गीतकार समीर रंजान ने दीपिका पादुकोण के विवाद मामले में बयान दिया। कहा, जेएनयू में दीपिका का जाना फिल्म छपा के प्रमोशन से कोई लेना देना इसका नहीं है, लेकिन इस समय जेएनयू जाना ठीक नहीं था। समीर रंजान ने कहा है कि सीए, एनआरसी और जेएनयू को लेकर जो विवाद चल रहा है वो एक बड़े बदलाव का संकेत। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण का उस वक्त जेएनयू में जाने का कोई मतलब था। उस मुद्दे से दीपिका पादुकोण का कोई लेना देना नहीं था, उस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है जिस फिल्म के लिए वो वहाँ गई थी या जिस तरह से वो मिलने गई। मगर इस पे दीपिका पादुकोण को जवाब देना चाहिए। किन्नरों से परेशान होने वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि देहरादून नगर निगम किन्नरों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। अब नगर निगम किन्नरों के लिए बधाई शुल्क फिक्स करने जा रहा है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। अक्सर देखा जाता है कि किन्नर आम लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं और नहीं देने पर अनाप शनाप बोल भी देते हैं। मजबूर होकर लोग पैसे देते हैं, लेकिन विवाद रह जाता है। तो माना जा रहा है कि देहरादून नगर निगम ऐसा पहला निगम होगा जो किन्नरों को मिलने वाली बधाई की रकम फिक्स करने जा रहा है। और नगर निगम की कमेटी किन्नरों की फीस तय करेगी। निम्न वर्ग के लिए 500 रुपये फीस होगी, मध्यम वर्ग के लिए 1100 रुपये और उच्च वर्ग के लिए 2100 रुपये देने होंगे। अमूमन शादी ब्याह में या किसी बच्चे के जन्म पर ये आते हैं खुशियों के मौके पर और पैसे जो हैं वो लेते हैं बधाई देने के एवज में। तो ये जो एक रकम है वो तय की जाएगी। वो अलग बात है कि परिवार अपनी क्षमता के हिसाब से देता है, लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा है कि लोग बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से स्टेप उठाया गया है। ये प्रस्ताव वो मेरे द्वारा नहीं लाया गया, हर बोर्ड की पूरे मेंबर्स की इच्छा भी थी और मेरे पास खुद जो है कम से कम 40 और 45 समितियों के लेटर आए हैं जो कि इसके समर्थन में आए हैं और उनके द्वारा हमारे को कहा गया कि बोर्ड से आप अपना प्रस्ताव पास करवा करके और ये भेजें ताकि जो है इन पे कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लग सके। किन्नरों के लिए भी हमारे पार्षदों की तरफ से जो है प्रस्ताव आए हैं और उसमें एक अभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इनके रेट फिक्स होने चाहिए। उसके लिए हमने एक कमेटी बना रहे हैं, जो निर्णय कमेटी लेगी वो उसको लागू किया जाएगा। एनसीआरबी ने कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को 6वां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट साल 2018 की है, जिसमें महिला क्राइम का ग्राफ पड़ा है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि उत्तराखंड पुलिस कई मामलों को दर्ज नहीं करती है, जबकि पुलिस का दावा है कि हर मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद डीजी अशोक कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस सक्रिय भी है और 70% क्राइम पर खुलासा भी करती है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में 2 नाबालिग बहनों से बलात्कार के बाद हत्या मामले में उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। दरअसल 15 जून 2017 को 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार कर दरिंदों ने हत्या कर दी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया। तो यहां पर उत्तराखंड पुलिस ने जो है एसएलपी दायर की है और बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब देखिए पुलिस और क्या क्या तर्कों के साथ जो है जाती है। तो उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की।
रुद्रप्रयाग में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों का जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आमरण अनशन को मजबूर किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन काम पर लौटने का दबाव बना रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार से बोलना चाहते हैं कि आज के समय में 100 रुपये दिहाड़ी किसके लिए दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे बीपीएल की महिलाएं हैं, पृथकता हैं, विधवा महिलाएं हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं, क्या 100 रुपये में जो वो हमें दिहाड़ी दे रहे हैं, क्या हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है? हमारी दूसरी मांगे हैं कि हमें जो सुपरवाइजर के पदों पे नियुक्ति दे रहे हैं, क्यों वो बाहर से भर्ती कर रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी में उतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनको ही क्यों नहीं हमको पहला प्रथम स्थान मिलता है। कोई भी बहन अपनी उपस्थिति देने के लिए रुद्रप्रयाग जिले से कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सभी बहनों का यही कहना है कि अगर सेवा समाप्त करनी है तो सबकी सेवा समाप्त करो, मात्र पदाधिकारियों की नहीं। अगर करनी है तो सबकी सेवा समाप्त करो। उत्तराखंड में चैरिटी के नाम पर धंधा करने वाले स्कूलों पर अब जल्द एक्शन होने जा रहा है। बाल आयोग ऐसे स्कूलों में राज्य के बच्चों के खिलाफ रिजर्वेशन सिस्टम लागू करने की सिफारिश कर रहा है, ताकि पैसों की धमक के आगे होने वाले एडमिशन रुक सके। बंद होगा चैरिटी के नाम पर धंधा। चैरिटी को धंधा बनाने वाले स्कूलों पर होगा एक्शन। उत्तराखंड में लागू होगा रिजर्वेशन सिस्टम। उत्तराखंड में स्कूल एजुकेशन इतनी फेमस है कि यहाँ सेलिब्रिटी से लेकर राजनीतिक हस्तियां तक पढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड में 60% स्कूल चैरिटी के नाम पर चल रहे हैं, जो बाहरी राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने के नाम पर मोटी फीस लेते हैं। मगर अब ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। कोई दिक्कत का विषय नहीं है, आप टैक्स पे करें, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, आप पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करेगा, आप फुलफिल करें नॉर्म्स को। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी ही करें। उधर चैरिटी के नाम पर संचालित हो रहे स्कूल प्रबंधन का दावा है कि वो नियम कानून का पालन कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में आरटी 2009 एक्ट के तहत जो 25% सीट रिजर्व की जाती हैं वो स्कूल ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने को शायद ज्ञात भी होगा कि पिछले 3 सालों से जब से उत्तराखंड सरकार बनी है, जो एनओसी है, जो भी नए स्कूल खुलते हैं उनको एनओसी दी जा रही है। उसमें ये शर्त रखी जा रही है कि 10% सीटें वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व रखेंगे। तो यानी वो भी आरक्षण दिया जा रहा है, आरटी के तहत भी आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसी के तहत भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब बताइए कि कितने आरक्षण और। यानी अगर रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है तो ये तय है कि स्कूलों की परेशानी बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिला पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वीकेंड पर अगर उत्तराखंड घूमने का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है, अगले 2-3 दिन मौसम साफ रहने वाला है। अगर आपके मन में मलाल है कि आप इन वादियों का, इन नजारों का आनंद नहीं ले पाए, तो एक शानदार मौका मौसम आपको दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन आसमान में धूप खिली रहेगी, तो आप इस गुनगुनी धूप और जमीन पर बिछी सफेद चमकीली बर्फ की चादर का एक साथ आनंद ले सकते हैं। तो अभी मैं 11-12 को कहूँगा, वो भी इसी तरह का रहने वाला है। 13 के दिन शाम से जो मौसम जो है बदलेगा, शाम से करीब करीब आप कह सकते हैं, या ये कहेंगे कि क्लाउडिंग तो आ जाएगी शायद दिन से ही भी जो है। तो 13 और 14 में फिर से एक स्पेल आएगी, हालांकि वो बहुत इंटेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की स्पेल है। इस बार बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ कहीं कहीं पर्यटकों को भी परेशानी हुई। मुख्य सचिव का कहना है कि पूरा सिस्टम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म में कुछ जगहों पे बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आ गए थे और लोकल लोग थे, उनको कुछ असुविधाएं हुई हैं। हमारे समस्त विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं कि रास्तों को खोला जाए और जो पर्यटक या लोकल लोग कहीं पर फंसे हैं उनके लिए राहत पहुंचाई जाए। और फिलहाल इन दिक्कतों के बीच कुदरत ने ही 2 से 3 दिन का समय दिया है, तो बस बैग पैक कीजिए और कुदरत का अद्भुत अनुभव लेने के लिए चले आइए इन हसीन वादियों के बीच। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और नैनीताल में स्नोफॉल के बाद अब तक हालात ठीक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जिले की 6 सड़कें बंद हैं। ऐसी स्थिति बनने के बाद नैनीताल में जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। जिला प्रशासन सड़कों को खोलने के लिए लगातार प्रयास कर तो रहा है, लेकिन अब तक सड़कों पर 200 क्विंटल नमक का छिड़काव हो चुका है। बावजूद इसके समस्या पर काबू नहीं पाया गया। स्नोफॉल के बाद ऊपरी इलाकों में अब भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। नैनीताल जिले की बात करी जाए तो अभी तक 6 सड़कें बंद हैं और ये देख सकते हैं कि ये नैनीताल जो पंगुट मार्ग है और इसी मार्ग से कालाढूंगी भी जाते हैं जो वाहन हैं। जाम की स्थिति यहाँ बन रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। कब से फंसे हैं इसमें? 30 मिनट तो हो गए हैं शायद। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत कुछ नहीं, बस ट्रैफिक है। क्या दिक्कत आ रही है ये चलाने में? बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, गाड़ी फिसल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परेशानी हो रही है जाने में? एक घंटा हो गया इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटक कुछ इस कदर इस पूरी सड़क में चल रहे हैं। हालांकि जो जिले में करीब हर सड़क पर जेसीबी जो मशीन है उनको लगाया गया है, नमक का छिड़काव किया जा रहा है और पर्यटक पैदल ही, जो स्थानीय लोग हैं पर्यटकों के साथ, वो पैदल ही कुछ इस तरह से जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले शाम तक जो जिले में जो सड़कें बंद हैं उनको खोल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे स्थानीय लोगों के साथ जो पर्यटक हैं उनको भी झेलना पड़ रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। यहां गैरसैंण में बने विधानसभा परिसर को बर्फबारी ने ढक लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा परिसर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी बर्फ की हम आप देख पा रहे हैं तकरीबन 2 से 3 फीट एक चादर जो है वो बिछी हुई है और बर्फबारी कुछ जगहों पर तो अभी भी हल्की फुल्की जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। यहां मंडी सेक्टर में सैलानी जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो पहाड़ी राज्यों में खास तौर से अब, और जब हम स्पेशली उस बेल्ट की बात करते हैं, हमने आपको नैनीताल की भी खबरें दिखाई। आप हिमाचल का जिक्र करें, उत्तराखंड का या फिर कश्मीर का, प्रॉपर जो बेल्ट है वहाँ पर बर्फबारी है और वहाँ की जो ठंड है, बर्फबारी जो है वो मैदानी इलाकों में भी सेम महसूस की जा रही है। तो टेम्परेचर जो है लगातार गिरता हुआ नोट किया जा रहा है और जो सैलानी पहुँचे हुए हैं घूमने वो ज़रूर इसका लुत्फ उठाएं। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ रेलवे लाइन पर भी बर्फ बिछ चुकी है। बर्फबारी इतनी हो रही है कि यहाँ रेलवे लाइन दिखाई भी नहीं दे रही। देखिए रेलवे लाइन की हम बात कर रहे हैं, वो भी बहुत साफ नजर नहीं आ रही है, बर्फ इतनी ज़्यादा है। तो ये मखमली मुसीबत ज़रूर आप देख पा रहे हैं। सब कुछ सफ़ेद दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन हाँ रोज़मर्रा के काम ज़रूर प्रभावित हो जाते हैं इससे। वैसे आपकी आंखों को बहुत सुकून मिलेगा जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे और इस गिरती हुई बर्फ़ को, और जिस तरह से बिछ जाती है और हर चीज़ सफ़ेद नज़र आती है। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां भी बर्फबारी होने से लोगों को मुसीबतों का सामना यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। सफ़ेद बर्फ जितनी देखने में सुंदर लग रही है, उतनी ही लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। 12 से ज़्यादा पेयजल योजनाएं ठप हैं और इसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त होने से अंधेरा छाया हुआ है और इसी वजह से ग्रामीण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही यातायात में भी दिक्कतें हो रही हैं। देखें हमारी जो इस टाइम रफ्तार है, हम 20 की स्पीड कभी 10 की स्पीड से आ रहे, थोड़ा डर रहे हैं, डर के हमें चलानी पड़ रही है। हाँ मेरा तो लोगों से भी यही निवेदन है कि जरा थोड़ा सा खतरा है, आप एंजॉय लीजिएगा, फुल आनंद लो यहाँ का पहाड़ का, लेकिन थोड़ा सा जो है कि संभल के चलिएगा। यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं भैया, गाड़ी गुड़ी भी नहीं चलती इधर और लाइट भी नहीं और पानी भी नहीं है इधर। हैंडपंप का हमको लाल पानी पीना पड़ता है। तो हम तो सार के ले जाते पानी, वो भी जम जाता है, तो ठंडे में पानी लाने की बहुत दिक्कत है। तो हमने उनको यही कहा है कि अगर कोई भी परेशानी, असुविधा या बर्फबारी की वजह से किसी के जान माल का नुकसान होता है तो उसके साथ जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी और आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत हम कर सकते हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। मौसम खुलने की वजह से कुछ राहत तो मिली, लेकिन आम लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़, टिहरी और विकासनगर की। तीनों जगहों पर बर्फबारी और ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी मोटरमार्ग 5वें दिन भी बंद रहा क्योंकि बर्फ हटाने में समय लग रहा है, जिससे यातायात प्रभावित है। टिहरी के कई इलाकों में बर्फबारी होने से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को अंधेरे में जनजीवन जीना पड़ रहा है। विकासनगर की बात अगर हम करें तो नगर पालिका ने 11 स्थानों को चिन्हित किया हुआ है, जहां अलाव जलाने का काम शुरू किया गया ताकि लोगों को ठंड से बचने में राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जैसी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं से होने वाला फायदा नहीं दिखाई दे रहा, जबकि इसके उलट ऋषिकेश की 84 कुटी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह से प्रदेश सरकार को लाखों का राजस्व मिल रहा है। 2018 में राजाजी पार्क में करीब 1,500 विदेशी टूरिस्ट आए, जबकि 84 कुटिया में करीब 3,000 से ज्यादा पर्यटकों ने विजिट किया। इसे देखते हुए पार्क प्रशासन विदेशी पर्यटकों के लिए शुल्क में छूट देने जा रहा है। अब लगभग जो है जब से ओपन हुआ है, लगभग साल में हमारा 30 से 35 हज़ार लोग उसमें आते हैं। और वहाँ एक्चुअली बेसिकली एक महर्षि जोगी जी का वहाँ पे पहले लीज पे था वो ज़मीन, उनके द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया योगा से संबंधित, और उसको देखने के लिए काफ़ी हमारे देशी और विदेशी जो हमारे पर्यटक है वो उस क्षेत्र में आते हैं। जो हमारा भारतीय पर्यटक थे उनके लिए 150 रुपये एंट्री फीस था, और हमारा जो विदेशी पर्यटक थे उनके लिए 600 रुपये का एंट्री फीस था, जो कि हमारा नॉर्मल नेशनल पार्क और सेंचुरी में एंट्री का फीस था। तो इसको देखते हुए उसमें फीस को थोड़ा रेशनलाइज करने के लिए प्रस्ताव अभी शासन को भेजा गया। और आइए अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रीज की नहीं अपनी पार्किंग, जगह जगह गाड़ी खड़ी रहने से लगता है जाम। हाईवे पर गाड़ी खड़ी होने से रहता है हादसे का खतरा। देहरादून नगर निगम का जल्द होगा अपना पेट्रोल पंप। निगम जल्द ही खोलेगा 100 बेड का अस्पताल। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू। अल्मोड़ा पुलिस आज से मनाएगी सड़क सुरक्षा सप्ताह। सभी थानों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। ब्लड कैंप भी लगाए जाएंगे। पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए अल्मोड़ा डीएम ने की अफसरों के साथ बैठक। पेयजल सेवाओं को दुरुस्त करने का निर्देश। उत्तरकाशी में तिलोत पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया पूरा। अक्टूबर 2018 में पूरा होना था पुल का निर्माण। अगस्त 2012 में बाढ़ में बह गई थी तिलोत पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड। 10 दिवसीय सरस किसान मेला श्रीनगर गढ़वाल में 24 फरवरी से होगा आयोजित। डीएम पौड़ी ने विभागीय अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हल्द्वानी में हत्याकांड के आरोपी को इलाज के लिए बेस अस्पताल ले गई पुलिस। नैनीताल से हल्द्वानी कोर्ट ले जाने के दौरान हुई थी खराब तबीयत। प्राइवेट गाड़ी से लाने पर उठे सवाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।